आज देश की राजनीति इस सवाल से शुरू हुई कि महाराष्ट्र में सरकार चला रही शरद पवार की एनसीपी में किसका सिक्का चलेगा, शरद पवार का या भतीजे अजीत पवार का। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफे के बाद अजीत ने चाचा के सामने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिलहाल फैसला अजीत के खिलाफ गया है, उन्हें जाना ही होगा, लेकिन उन्होंने ये जता ये महाराष्ट्र की सत्ता का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। अजीत पवार के समर्थकों का सैलाब है ये। पवार कुनबे में छिड़ी सबसे बड़ी जंग, शरद पवार का सबसे बड़ा इम्तिहान। चाचा से भतीजे की ऐसी भिड़ंत कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र की सत्ता के महारथियों का सिर घूम गया। आखिर ये हो क्या रहा है? घपलों के बहाने अजीत पवार ने घमासान छेड़ दिया और इस घमासान का औजार बना इस्तीफा। मंगलवार को अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन शरद पवार जैसा दिग्गज भी अजीत के अंक गणित को समझने में नाकाम रहा। अगली सुबह विधायक दल की बैठक बुला दी। उम्मीद थी कि अजीत पवार के लिए इस बैठक के नतीजे सदमे की तरह होंगे, लेकिन बैठक खत्म हुई तो खेल बदल चुका था। जो भावनाएं अजीत पवार साहब ने इस्तीफा देने के बाद ये विनंती पवार साहब से ओर से किए जाए कि अजीत पवार का इस्तीफा अजीत पवार ने वापस ले जाए, उसमें अंतिम क्या निर्णय लेने का वो पवार साहब करेंगे और अगली मीटिंग कब करने की पवार साहब तय करके पवार साहब के साथ सभी विधायक को बात करने की है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम पवार साहब से बात करो और योग्य तारीख को पूरा करो। शरद पवार को इस फैसले का अंदाजा नहीं रहा होगा। वो बैठक के नतीजों से बेखबर कोलकाता में घूम रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि महाराष्ट्र में मंत्रालय की फिजा बदली हुई है तो उन्हें जवाब नहीं सूझा। उधर महाराष्ट्र में माहौल तेजी से बदल रहा था। अजीत पवार के समर्थक मुंबई में जमा हो चुके थे और पार्टी पर शरद पवार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। हालांकि एनसीपी लगातार कहती रही कि उनकी मर्जी के बगैर पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलेगा। पवार कोलकाता में थे, लेकिन उनका मन मुंबई में घूम रहा था। भतीजे से मिली इस चुनौती का माकूल जवाब देना उनके लिए जरूरी हो गया था और शाम होते होते उन्होंने फैसला कर लिया। फैसला यह था कि अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर होगा। बड़े पवार के तजुर्बे के सामने छोटे पवार की तिकड़म नाकाम हो गई थी। एनसीपी के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि शरद पवार के मना करने के बावजूद एनसीपी के सारे मंत्री अपना इस्तीफा पेश करते हैं और शरद पवार के मान लेने के बावजूद एनसीपी के सारे विधायक अजीत पवार को अपना इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाते हैं। एनसीपी के इस पावर गेम में अब फैसला लेना शरद पवार के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगा। मुंबई से साहिल जोशी और आदित्य अमन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के इस्तीफे से शुरू हुए दंगल पर आज दिल्ली से मुंबई और साथ ही कोलकाता तक में जोरदार ड्रामा हुआ। किसी ने कहा इस्तीफा वापस लेना होगा, किसी ने कहा मंजूर किया जाए और किसी को फिक्र थी कि कहीं सरकार ही न चली जाए। देखिए सूरज निकलने से लेकर डूबने तक कैसे बदलती रही सियासत। इस दृश्य ने 2 दिनों से महाराष्ट्र में जारी सियासी नाटक के अंजाम को असमंजस के मकाम पर लाकर छोड़ दिया। इस नाटक के किरदार मुंबई से दिल्ली और कोलकाता तक बिखरे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफे को पार्टी कितने हल्के में ले रही थी, ये प्रफुल्ल पटेल के बयान से साफ हो गया। स्वयं होकर ये कहा है कि जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए और लेजिस्लेटिव पार्टी में नेतृत्व का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अजीत पवार ही हमारे नेता रहेंगे और उनके पद को जब भी वो वापस आना चाहेंगे, जब भी वो सोचते हैं कि सही समय है कि लोगों के सामने सच्चाई आई और वो निर्दोष साबित हुए, तो बिल्कुल वो पद पे वो वापस आएंगे। दिल्ली में जब प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार की तकदीर पर पार्टी का ठप्पा लगा रहे थे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुंबई में क्या हो रहा है। विधायक दल की बैठक में अजीत पवार के समर्थक उन्हें अपना नायक बना चुके थे। दादा या नहीं पार्टी है, दादा ने जो निर्णय लिया है हमारे पक्ष श्रेष्ठी से पूछ के बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। दादा जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ है, लेकिन हम सब विधायकों की यही राय है, अगर दादा मंत्रिमंडल में नहीं रहते तो किसी ने भी नहीं रहना। इधर शरद पवार की पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ था।
तो कांग्रेस इस चिंता में घुली जा रही थी कि सरकार रहेगी या जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने आनन फानन में अपने घर पर बैठक बुलाई, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करता भी तो क्या। और शरद पवार जी ने यह स्पष्ट किया है कि वहां पे कोई अस्थिरता की परिस्थिति महाराष्ट्र में निर्माण नहीं होगी, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो हमें नहीं लगता कि कोई अस्थिरता महाराष्ट्र के में लहर के कारण यहाँ पैदा होगी। मुंबई में सरकार की मुसीबत जैसे जैसे बढ़ रही थी, दिल्ली में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस समझ नहीं पा रही थी कि अजीत पवार के इस्तीफे का करना क्या है। उनकी विदाई तय हो चुकी है, तो उनकी जगह किसी को लेना है या नहीं, और लेना है तो किसे। लेकिन पार्टी के पास शरद पवार के फैसले का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। Mr. Sharad Pawar spoke loud and clear on so many channels yesterday that he is the boss, and he is saying that there is going to be no threat to any government. कांग्रेस तो इत्मीनान दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनसीपी में घमासान जारी था। पार्टी के दिग्गज नेता डीपी त्रिपाठी ने यह कहकर अजीत का पलड़ा भारी कर दिया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। एनसीपी का रुख हमेशा सकारात्मक रहा है, लेकिन हमारे सबसे वरिष्ठ नेता, विधानमंडल दल के नेता, जिसकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में निर्विवाद है, अजीत पवार साहब, उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र होगा तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे। डीपी त्रिपाठी खुलकर अजीत पवार के साथ नजर आ रहे थे, तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले इस पूरे तमाशे को भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग बाहर निकलने का एक मासूम फैसला करार दे रही थी। दादा की इनर वॉइस है, उनको लग रहा था कि ऐसी जो खबरें उलट सुलट आ रही है, तो उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट और क्लीन श्वेत पत्र बाहर आए, इसीलिए वे खुद सरकार से बाहर रहना चाहते हैं। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा था, महाराष्ट्र में राजनीति का पारा भी चढ़ रहा था। शरद पवार की राजनीतिक जागीर माने जाने वाले बारामती में अजीत पवार के समर्थन में बाजार बंद हो चुके थे। लेकिन इस नाटक का अंत लिखा शरद पवार ने कोलकाता में कि अजीत को जाना होगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी चालों से एक चक्रव्यूह भेदे हैं, लेकिन भतीजे ने जब चुनौती देनी शुरू की तो चाचा चित होने लगे। 2 दिनों में दोनों के बीच दंगल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने एनसीपी के भीतर खड़ी होती दीवार को बेपर्दा कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की लड़ाई तो होती रही है, लेकिन ऐसी लड़ाई पहली बार लोगों ने देखी। ये विरासत की लड़ाई है। कौन संभालेगा शरद की विरासत? बेटी सुप्रिया सुले को मिलेगा ताज या अजीत पवार को मिलेगा तख्त? एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ भतीजा। शरद पवार असमंजस में है। खून के रिश्ते और स्वाभाविक दावेदारी में से एक को चुनने का सवाल उनके सामने है। अजीत अपनी ताकत कई मौकों पर दिखा चुके हैं। अजीत 1982 से राजनीति में है और अपने दम पर है। सुप्रिया और अजीत पवार की राजनीतिक शुरुआत में एक बुनियादी फर्क है। जिस बारामती लोकसभा सीट पर आज शरद पवार के नाम का सिक्का चलता है, वो सीट अजीत के पास हुआ करती थी और पवार को लोकसभा भेजने के लिए उन्होंने ये सीट खाली की थी जब नरसिम्हा राव ने उन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। वहीं सुप्रिया सुले को लोकसभा पहुंचाने के लिए शरद पवार को खुद बारामती का मैदान छोड़ना पड़ा। 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति को चाचा से ज्यादा न भी समझते हो तो उनसे कम भी नहीं समझते। शरद पवार इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए 2009 में जब अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश की तो शरद पवार खफा थे, लेकिन उनके समर्थकों के सामने बड़े पवार को घुटने टेकने पड़े थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार खुद फैसले लेने लगे। यहां तक भी ठीक था, लेकिन शरद पवार की नजरों में वो उस वक्त से खटकने लगे जब वो उनकी इच्छाओं को दरकिनार करने लगे। लेकिन शरद पवार की नाराजगी की परवाह किए बगैर अजीत अपने समर्थक मंत्रियों को आगे बढ़ाते रहे। कहा जाता है कि अजीत पवार ने 141 हेक्टेयर में फैली लवासा सिटी के रास्ते में इसलिए अड़ंगा लगाया कि वो शरद पवार की सोच का शहर था। जन 38 योजनाओं में घपले के आरोपों ने अजीत के इस्तीफे की भूमिका तैयार की। शरद उसके भी खिलाफ थे, लेकिन अजीत पवार ने इसकी परवाह नहीं की और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तब भी शरद पवार असमंजस में है।